वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के इम्पॉर्टेंट केसेस जो कि हमारे नेट जेआरएफ CUET हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो LLM का, उन सब में रिलेवेंट होते हैं। और इंटरनेशनल लॉ का इतना कोई ऐसे कहीं कंपाइलेशन मिलता नहीं है, तो लीगल नैरेटिव ने सोचा कि आपके काम को थोड़ा इजी कर दिया जाए, और इसी के क्रम में हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। राजीव ने देखो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है सब कुछ, कि कैसे क्या होता है, पूरा पूरा इंटरनेशनल लॉ कवर कर दिया गया है। आप CUET वाली प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, उसको 3 पार्ट में है। उसमें सब कुछ इन टोटो कवर कर दिया गया है, नेट JRF के लिए भी और CUET के लिए भी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। उसका नेट JRF का एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके उसमें और ऐड कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। अच्छा हमने इस जो ये केस लॉज का वीडियो है, इसको ऐसे बनाया है कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस किस चीज़ से रिलेटेड है, या किस थ्योरी से रिलेटेड है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो उसको आप कई बार मैच द फॉलोइंग आता है, तो आपको उसमें क्या किससे मैच कर देना है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। तो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस किससे रिलेटेड है बेटा, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, ठीक है। और इसका ईयर भी कई बार देख लेना। अगर आप नेट JRF के लिए इसको देख रहे हो तो इसका ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप CUET के लिए ही सिर्फ देख रहे हो तो इसको ये किस चीज़ से रिलेटेड है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, फोरम क्या था इसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। फोरम क्या था बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। फोरम मतलब कि कौन सी कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है इस वाले केस को, ठीक है। तो हम अभी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात की, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस 1969, ठीक है। सेकंड केस है अपना लोटस केस। लोटस केस देखो, इसका कई बार वो होता है, किसे एलियास कहते हैं या कह लो कहने वाला नाम, लेकिन इसका असली नाम क्या था, फ्रांस वर्सेस टर्की। ये 1927 का केस था। ये किस चीज़ से रिलेटेड था बेटा, स्टेट सॉवरेनिटी से रिलेटेड था। लोटस केस स्टेट सॉवरेनिटी से मैच करोगे, अगर मैच द फॉलोइंग वाले में आएगा तो किससे मैच करोगे बेटा, स्टेट सॉवरेनिटी से मैच करोगे, ठीक है। और इसका फोरम क्या था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। और ऊपर वाले का क्या था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो देखो दोनों में बहुत अंतर है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। अब हम नंबर थर्ड केस पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है फिशरीज़ केस। कई बार ये वाला केस मतलब नाम दे करके ज़्यादा पूछा जाता है। ये UK वर्सेस नॉर्वे करके नहीं पूछा जाता है, या कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि फिशरीज़ केस को मतलब किन किन देशों के बीच में हुआ था, या UK वर्सेस नॉर्वे केस को कौन सा केस और कहते हैं, तो फिशरीज़ केस कहते हैं। और कब हुआ था ये बेटा, 1991 में हुआ था। किस चीज़ से रिलेटेड है ये, कस्टमरी लॉ एंड टेरिटोरियल वाटर से रिलेटेड है। किससे, कस्टमरी लॉ एंड टेरिटोरियल वाटर से रिलेटेड, ठीक है। इसका भी जो फोरम है बेटा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। असाइलम केस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम है ना कि फिशरीज केस, असाइलम केस, लोटस केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया वर्सेस पेरू 1950 का है, ठीक है। किस चीज़ से ये भी रिलेटेड है, कस्टमरी लॉ एंड डिप्लोमेटिक असाइलम। एक नॉर्मल असाइलम होता है, एक डिप्लोमेटिक असाइलम होता है। जब कोई अपने इसमें प्रोसिक्यूशन फेस करने के भाग के आता है तो उसको असाइलम दिया जाता है, ठीक है। असाइलम मतलब रिफ्यूज एक तरह से होता है। इसका भी फोरम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अगला केस है निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1986 का। देखो ईयर अगर आप नेट JRF देने जा रहे हो तो उसमें ईयर कई बार पूछता है मैच करने को कि किस ईयर में कौन सा केस हुआ था, तो उसके कंटेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। और बाकी अगर आप कोई लोअर ग्रेड का एग्ज़ाम जैसे CUET का या कोई भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम टाइप का देने जाते हो तो आपको ये वाली कंटेक्स्ट याद करना ज़रूरी है, जिसको मैं ये देखो ये स्काई ब्लू पता नहीं कौन से कलर का है, मुझे नहीं आइडिया है, बट इस कलर वाले से मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये देखो ये आपके किसी और एग्ज़ाम के लिए मतलब है, तो नेट JRF के लिए भी ये इम्पोर्टेंट, लेकिन नेट ये और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन नेट JRF के लिए डेट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, इसका फोरम क्या है, इसका फोरम भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है।
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट केस। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे, किन से रिलेटेड केसेस पढ़ेंगे, रिकग्निशन ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट से। ठीक है, रिकग्निशन की कई सारी थ्योरीज वगैरह होती हैं, तो उन सब पर तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको बहुत डिटेल में आपको बता दिया गया है लीगल नैरेटिव के यूट्यूब चैनल पे, तो राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा। उसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ केसेस को यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर पीडीएफ दे दी जाएगी तो आप पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते नहीं हो और मिस कर जाओगे सब, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे बस। ठीक है, अगला केस है अपना टिनोको कंसेशंस केस। टिनोको कंसेशंस केस किस किस के बीच में हुआ बेटा, ग्रेट ब्रिटेन और कोस्टा रिका के बीच में हुआ। ठीक है, अच्छा, किसके द्वारा किया गया इसका आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन बाय यूएस चीफ जस्टिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो चीफ जस्टिस थे 1932 में, 1923 में सॉरी, उनके द्वारा इस एक आर्बिट्रेशन किया गया। किस किस चीज़ के लिए, रिकग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट। में ब्लू से या जो भी कलर है उसे उसे कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसमें बताया गया कि अनरिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टिल बी वैलिड इफ मेड इन गुड फेथ। मान लो कोई अगर जो गवर्नमेंट है वो रिकग्नाइज नहीं की गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, और उसने कोई एक्ट किया है, कोई एक्शन लिया है इन गुड फेथ, तो भी उसको रिकग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज ऑलैंड आइलैंड केस। ठीक है, ऑलैंड 1922 का है। यह क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का और स्टेटहुड का केस है। याद रखना, ऑलैंड आइलैंड केस किससे रिलेटेड है बेटा, सेल्फ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसका फोरम क्या था, लीग ऑफ नेशन। अच्छा, ऊपर वाले का फोरम क्या था, ऊपर वाले का ये फोरम है भैया, ये आर्बिट्रेशन बाई चीफ जस्टिस। ठीक है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, स्टेटहुड हो गया। ठीक है, अच्छा, किस किस के बीच में ये था ऑलैंड आइलैंड का केस, तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में था। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर फिनलैंड वर्सेस स्वीडन का केस को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑलैंड आइलैंड केस के नाम से जाना जाता है। उसका ईयर क्या था, 1920 था। ठीक है, याद रहेगा। लूथर वर्सेस सैगोर 1921, रिकग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्ट। जो गवर्नमेंट कोई काम करती है उसके एक्ट को कैसे रिकग्निशन दिया जाएगा, कैसे रिकग्नाइज किया जाएगा, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, इसका फोरम क्या था, कोर्ट ऑफ अपील इंग्लैंड एंड वेल्स। जो इंग्लैंड एंड वेल्स की जो कोर्ट ऑफ अपील होती हैं वो थी। ठीक है, इसने क्या रिकग्नाइज किया, रिकग्नाइज सोवियत एक्ट्स पोस्ट रिवोल्यूशन एज वैलिड। जो 1917 के आसपास में जो रसिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था, उसके जो भी एक्ट थे उसको इसने वैलिड बताया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज अरांत जाजू मेंडी केस। ठीक है भाई, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ इसको तो माफ़ करना, इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अरान जाजू वही लिखा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि यही लिखा है ना। मैं सही बोल रहा हूँ, मेंडी केस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग नाम सही से देख लो। क्या है, अरान ताजू मेंडी केस 1939, डी जूरे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, फोरम क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड यूनाइटेड किंगडम का। अफर्म द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी। सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि सॉवरेन इम्यूनिटी में क्या होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम क्या देख रहे थे, रिकग्निशन का देख रहे थे, रिकग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सॉवरेनिटी को देखने जा रहे हैं। तो क्या है, पहला केस है बार्सिलोना ट्रैक्शन केस। बार्सिलोना ट्रैक्शन केस ये कब का है, बेल्जियम वर्सेस स्पेन का है। किसका है, बेल्जियम वर्सेस स्पेन का। डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन की बात करता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको एक स्पेशल काइंड का प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उनको और भी इस तरह से किया जाता है। तो उसी के बारे में इसको डिस्कस किया गया, 1970 का केस है। ठीक है, फोरम क्या था इसका, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसमें बताया गया कि बेल्जियम लेग्ड स्टैंडिंग टू ब्रिंग द केस बिकॉज द कंपनी वॉज इनकारपोरेटेड इन कनाडा नॉट इन बेल्जियम। जहाँ पे इनकारपोरेशन हुआ होता है कंपनी का, वो स्टेट, वो नेशन स्टेट इज हैविंग द लोकस स्टैंड टू ब्रॉड द केस, नॉट एनी अदर नेशन स्टेट, राइट। ठीक है, अब अगला केस है रेनबो वॉरियर केस। रेनबो वॉरियर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वॉरियर हो, आप लोग भी वॉरियर हो, इतने होशियार हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, रेन वॉरियर केस। ठीक है, न्यूजीलैंड वर्सेस फ्रांस 1990 का केस। कब का केस है बेटा, 1990 का। न्यू उसमें पूछा जाएगा किस में, नेट जा रहा है में
किस चीज़ से रिलेटेड है? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ आपसे नेट जेआरएफ में तो पूछी ही जा सकती है, लेकिन सीयूईटी वगैरह के एग्जाम में भी और एलएलएम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फोरम इसका क्या था? आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल था, यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो आर्बिट्रेशन करवाते हैं वो था, ठीक है। अगला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कोरफू चैनल केस। कोरफू चैनल केस किस किस के बीच में हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम एंड अल्बानिया के बीच में हुआ है। कब का है ये? किस ईयर में? 1949 में हुआ है, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड है? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका फोरम क्या था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, ठीक है। अच्छा, क्या रूल किया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड अल्बानिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट इन इट्स वाटर। अगर अल्बानिया के वाटर में बेटा कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अल्बानिया ही रिस्पॉन्सिबल होगा, यूनाइटेड किंगडम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब अगर यूनाइटेड किंगडम की किसी चीज़ को अगर हार्म किया गया है तो अल्बानिया ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अगला केस है ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन। ट्रेल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस कनाडा के बीच में, कनाडा को आजकल तो अपने डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि 51st स्टेट बना लेंगे। कब हुआ था बेटा? 1941 में हुआ था। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड। क्या क्या नाम है केस का? ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन केस, या यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस कनाडा 1941 का केस है, ठीक है। फोरम क्या था इसका? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था। किस चीज़ से डील करता है? ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल हार्म। उससे ट्रांस बाउंड्री कई बार जो वेस्टर्न कंट्रीज में वो वेस्ट निकलते हैं, हैजार्डस वेस्ट निकलते हैं, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ला करके डंप कर दिया जाता है, शायद उन्हीं सब से रिलेटेड था, ठीक है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रॉस बॉर्डर। अगर मान लो एक देश में कुछ पॉल्यूशन कर रहे हो और उसका प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है तो उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे पाकिस्तान में जो स्टबल बर्निंग होती है, वैसे उससे अपने दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन होता है बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए अपनी जो दिल्ली है, इट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। और मतलब किसी देश की राजधानी तो मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट केसेस, आर्म्ड एक्टिविटीज इन कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वर्सेस युगांडा। 2005 का केस है। कब का है? 2005। किस चीज़ की बात करता है? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूज ऑफ फोर्स की बात करता है। किसकी? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूज ऑफ फोर्स। फोरम क्या था इसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। युगांडा वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वायोलेटिंग डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सॉवरेनिटी बाय इन्वेडिंग एंड ऑक्युपाइंग इट्स टेरिटरी, ठीक है। उसकी जो वो टेरिटरी वगैरह को इन्वेड कर लिया था, उसके लिए युगांडा को रिस्पॉन्सिबल बताया गया। अच्छा, इसमें एक किस चीज़ की बात करता है? रीइंफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेशन। ये कहता है कि किसी भी सोवरेन टेरिटरी पर आप एग्रेशन नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, करोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द लॉ ऑफ ट्रीटीज। लॉ ऑफ ट्रीटीज फर्स्ट केसेज। अच्छा, ये मैं डिस्कस करूँ उसके पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है राजस्थान जुडिशरी का पेपर देना चाहते हो या छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर देना चाहते हो, तो उनके लिए लीगल नैरेटिव लेकर के आया है भाई टेस्ट सीरीज। अगर आप इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें तो आपको सेक्शनल लेंथ, इसमें तो हमने खैर कम ही लिखा हुआ है, लेकिन 15 टेस्ट आरजेएस के देंगे, 15 टेस्ट फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के देंगे, और जितने सब्जेक्ट हैं उतने सेक्शनल टेस्ट देंगे। और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका मेंस और इंटरव्यू तक का सब कुछ फ्री हमारी तरफ से, यानी लीगल नैरेटिव की तरफ से होगा। अच्छा, आपको अगर ये ज्वाइन करना है तो किस पे कॉल कर सकते हो आप? ये कृपा शंकर पांडे यानी मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो 9984848968 पर, या राजीव रंजन सिंह के नंबर पर कॉल कर सकते हो 6207734309, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं इतना थोड़ा आपका टाइम ले लिया। अच्छा, अगला जो बेटा केस है अपना वो है लॉ ऑफ ट्रीटीज, ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस। यूनिलेटरल डिक्लेरेशन की बात करता है कि यूनिलेटरल डिक्लेरेशन से बेटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। इसका फॉर्म क्या था? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस किस चीज़ से रिलेटेड है? यूनिलेटरल डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1933 में हुआ था, ठीक है। ये देखो, नेक्स्ट केस इज फ्री जोन्स केस, फ्रांस वर्सेस स्विट्जरलैंड 1932।
किस चीज़ से रिलेटेड है? ट्रीटी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। किस चीज़ से रिलेटेड है? ट्रीटी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। फोरम क्या था इसका? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। अच्छा, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस क्या रूल करता है? रूल दैट द ट्रीटीज मस्ट बी अपहेल्ड। अपहेल्ड मतलब ये नहीं कि उसको ऐसे हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। एंड द फ्री जोन्स हैड टू रिमेन बिकॉज क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑब्लिगेशंस आर बाइंडिंग अनलेस मॉडिफाइड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। पैक्टा संट सरबंडा, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पैक्टा संट सरबंडा याद कर लेना, ये हो सकता है कि पूछ ले, बहुत बार पूछा हुआ है हर चीज़ों में, ठीक है। अब नाउ मूविंग टू द लॉ ऑफ सीज। किसमें पढ़ेंगे बेटा? लॉ ऑफ सीज की बात करेंगे। पहला केस है लोटस केस। कौन सा केस? लोटस केस, फ्रांस से टर्की। ज्यूरिसडिक्शन ऑन हाई सीज की बात करेगा। ज्यूरिसडिक्शन ऑन हाई सीज, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का फोरम था। इसमें इश्यू था कि वेदर टर्की हैड द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई अ फ्रेंच ऑफिसर फॉर हाई सीज इंसिडेंट इन्वॉल्विंग फ्रेंच एंड टर्किश वेसल। ये इश्यू था। और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने क्या रूल किया? रूल इन फेवर ऑफ टर्की, टर्की को अब तुर्की कहते हैं, स्टेटिंग दैट नो इंटरनेशनल रूल प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट ध्यान से देखो, नो इंटरनेशनल रूल प्रोहिबिट्स टर्की फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन दिस केस, ठीक है। अच्छा, इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया एस्टेब्लिश द लोटस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रांस वर्सेस टर्की 1927, यानी लोटस केस से कौन सा प्रिंसिपल निकल के आया? लोटस प्रिंसिपल निकल के आया। वो कहता है स्टेट्स हैव जुरिस्डिक्शन अनलेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय इंटरनेशनल लॉ। कि मतलब अगर कोई स्टेट किसी उसमें उसके वेजल पे कोई पकड़ा गया है तो उसके पास जुरिस्डिक्शन है अनलेस एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज प्रोहिबिटेड एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसली बाय इंटरनेशनल लॉ। ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड जर्मनी वर्सेस नीदरलैंड। दोनों हैं, याद रखना। 1969 का केस है। मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड है कि दोनों में झगड़ा हो गया था भाई, जर्मनी और डेनमार्क के सब पास में है ना, नीदरलैंड वगैरह, तो इनके बीच में झगड़ा हुआ तो कहाँ चले गए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। और इसको क्या कहा गया? नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक स्ट्रीम भी होती है, ज्योग्राफी में हमने लीगल नैरेटिव में पढ़ाया हुआ है कि वो स्ट्रीम बहती हैं, कोल्ड स्ट्रीम होती हैं और वार्म स्ट्रीम होती हैं। तो ये जो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है, ठीक है, वो एक वार्म करंट है, ठीक है। इसमें क्या इस्टेब्लिश हुआ? कि इस्टेब्लिश है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ रिक्वायर्स वाइड स्प्रेड स्टेट प्रैक्टिस एंड लीगल ऑब्लिगेशन ओपिनियो जूरिस। याद रखना, लीगल ऑब्लिगेशन ओपिनियो जूरिस, ठीक है। जर्मनी वाज नॉट बाउंड टू इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल बिकॉज इट हैड रेटिफाइड इन 1958 जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है। The equidistance principle was not a rule of customary international law since state had not consistently followed it as an obligatory norm, ठीक है बेटा। Now moving toward the next case, that is Nicaragua versus Colombia 2012। इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए अब खत्म कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाते हो, ठीक है, और देखते नहीं हो, और देखोगे नहीं तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो निकारागुआ वर्सेस कोलंबिया 2012 का टेरिटोरियल वाटर से रिलेटेड है। मैरीटाइम डिलिमिटेशनशिप की बात करता है कि किसका कितना टेरिटोरियल वाटर रहेगा। कहाँ पर फोरम क्या था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या डिसाइड किया कि सॉवरेंटी ओवर आइलैंड एंड वाटर के बारे में डिसाइड करता है और कहता है Colombia's sovereignty over the San Andres archipelago, recognizing Colombia's effective control over the island, ठीक है बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज मैरीटाइम डिलिमिटेशन इन ब्लैक सी, यानी रोमानिया वर्सेस यूक्रेन 2009 का केस है बेटा। ये किस चीज़ से रिलेटेड था? मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड था। रोमानिया वर्सेस यूक्रेन का मैरीटाइम डिलिमिटेशन इन द ब्लैक सी, बहुत रिसेंट केस है 2009 का। फोरम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है अपना। इसमें क्या इस्टेब्लिश किया? इस्टेब्लिश क्लियर प्रिंसिपल फॉर मैरीटाइम डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन यूएन क्लास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूएन क्लास पूछता है कि क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड, तो लॉ ऑफ सीज से रिलेटेड है, ठीक है। मैरीटाइम डिस्प्यूट पेरू वर्सेस चिले 2014 का है, मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड, ठीक है। फोरम क्या था इसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइडेड क्लियरिटी ऑन मैरीटाइम बाउंड्री डिलिमिटेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है।
हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पास्ट एग्रीमेंट एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस। अच्छा देखो, अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलएलएम एंट्रेंस की भी तैयारी करनी है तो आप इन दोनों नंबर पे, ये जो नीचे दोनों नंबर दिए हुए हैं ना, या ध्यान ध्यान से देख लो, रुक जाओ पहले मिटा देता हूँ इसके बाकी की चीज़ों को। हाँ, इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके ये 9984848968 या राजीव रंजन जी के 6207734309 पे कॉल करके या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके, जो भी मन करे आपको करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस के लिए फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का अलग से देखा जाएगा, ओके, लेकिन क्लासेस एकदम फ्री रहेंगी, सब कुछ ठीक है। आप ये नंबर नोट कर सकते हो, नंबर नोट कर सकते हो, नाम भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। और अगर आप आरजेएस की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप फॉर्म भरो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।